अब है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2। द फॉलोइंग आर अनएडजस्टेड अकाउंट बैलेंसेस टेकिंग फ्रॉम द बुक्स ऑफ एम.एस. अब्दुल रहमान ट्रेडर्स ऑन December 31, 2020। ये एम.एस. अब्दुल रहमान ट्रेडर्स की बुक्स है जो कि अनएडजस्टेड अकाउंट है। अनएडजस्टेड अकाउंट इन्हें क्यों कहा गया है? क्योंकि एडजस्टमेंट होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आगे हमें एडजस्टमेंट दी हुई होती है, एडजस्टमेंट दी गई होती है, जिनको हम सप्लीमेंट्री डेटा कहते हैं या एडिशनल डेटा कहते हैं। और अगर कुछ अकाउंट्स हैं जो ऐड और लेस करना भूल जाते हैं, ठीक है ना, तो वो अकाउंट्स जो है वो अनएडजस्टेड कहलाते हैं। जैसे कि ये अकाउंट जो है वो अनएडजस्टेड है क्योंकि इन अकाउंट्स में कुछ ऐड और लेस करना हम भूल गए हैं, कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको एडजस्ट करना हम भूल गए हैं, तो इसलिए ये अनएडजस्टेड अकाउंट्स बैलेंस है हमारे पास। सो हमारे पास कुछ ये डेबिट्स हैं, अकाउंट्स हैं, कुछ यहाँ पे क्रेडिट अकाउंट्स हैं जो कि टोटल उनकी अमाउंट है 1,79,000, 1,79,000। आगे डेटा देख लेते हैं किस तरीके का है। आगे का जो डेटा है हमारे पास वो ये है सप्लीमेंट्री डेटा फॉर एडजस्टमेंट ऑन December 31, 2020। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन है, एडवर्टाइजिंग प्रीपेड है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स है। रिक्वायर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम आगे क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस जो आगे का देखते हैं वो हम रिक्वायर्ड देख के करते हैं। सबसे पहले जो रिक्वायर्ड है वो है पास द एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज, सेकंड में है इनकम स्टेटमेंट एंड है प्रीपेड बैलेंस शीट। चार चीज़ें हमें कही गई हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाते हैं एंड देन एडजस्टिंग क्लोजिंग एंट्रीज बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट पर आते हैं। इनकम स्टेटमेंट यहाँ की जो है वो थोड़ी डिफरेंट होगी। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 प्रीवियस वीडियो में जो इनकम स्टेटमेंट हमने बनाई थी वहाँ पे हमारे पास सेल्स नहीं थी, लेकिन जो असल इनकम स्टेटमेंट होती है ना वो सेल्स से स्टार्ट होती है। ठीक है ना, जो एक लेन दी जाती है इनकम स्टेटमेंट। लेकिन जो अभी प्रीवियस वीडियो में इनकम स्टेटमेंट हमने करी थी वो बहुत शॉर्ट थी, उसमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंसेस थे। लेकिन इनकम एक्सपेंसेस भी तो बहुत कम थे ना, लेकिन जो असल इनकम स्टेटमेंट होती है वो सेल्स से स्टार्ट होती है। और यहाँ पे अगर डेटा आप देखें तो यहाँ पर आपको सेल्स वगैरह सब है, सेल्स भी है, परचेजेस, रिटर्न वगैरह सब है यहाँ पे। तो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट की हमने यहाँ पे हेडिंग डाली। ठीक है, अच्छा इनकम स्टेटमेंट की यहाँ पे मैंने सिर्फ एक मेंशन कर दिया, लेकिन आप लोग किस तरीके से हेडिंग डालेंगे, नेम वगैरह लिखेंगे, इनकम स्टेटमेंट, मिड लाइन में आप इनकम स्टेटमेंट लिखेंगे एंड मंथ जो दिया हुआ होगा एंड डेट, जो भी ईयर वगैरह यहाँ पे दिया गया होता है या जो भी मंथ दिया हुआ होता है उसकी एंडेड डेट एंड जो ईयर होता है वो जो है वो मेंशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ इनकम स्टेटमेंट लिखी हुई। आप पूरा एक पैटर्न बनाएंगे जो होता है। तो सबसे पहले हमने सेल्स से स्टार्ट करी। सो हम देखेंगे यहाँ पर जो हमारे पास सेल्स होंगी वो हम देखेंगे कि हमारे पास सेल्स कितनी है। तो सेल्स रेवेन्यू हमारे पास दिया हुआ 97,000 का, वो हमने सबसे पहले लिख देना है, सेल्स 97,000। इसके बाद अगर सेल्स रिटर्न या डिस्काउंट वगैरह है उसको हम इसमें से लेस करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास जो थी वो सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस था 7,000 का। अब देखेंगे सेल डिस्काउंट वगैरह, सेल डिस्काउंट नहीं है, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस है हमारे पास 7,000। सो हमने उसको लेस करना, लेस सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस 7,000। 97,000 में से लेस करें हमने 7,000, हमारे पास नेट सेल्स जो आई वो आई 90,000 की। ठीक है, ये नेट सेल्स निकालने का तरीका है कि अगर सेल्स रखेंगे, ठीक है, तो सेल्स वो हमारी एक्चुअल नहीं होगी। अगर रिटर्न वगैरह या डिस्काउंट वगैरह है तो उसको लेस करने के बाद जो नेट सेल्स होंगी वो हमारी एक्चुअल सेल्स होंगी। तो सेल्स में से हमने लेस कर दी सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, तो हमारी नेट सेल्स आई 90,000। ठीक है, इसके बाद हम लेस करेंगे उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने बताया था क्या होता है, अगर हम कोई चीज़ परचेज करें और उसको उसी अमाउंट पे सेल्स करें तो वो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाती है। जैसे 10,000 की हमने कोई चीज़ खरीदी और आगे हमने 20,000 की बेची उसे, तो वो 10,000 जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ठीक है, एंड जो सेल्स की अमाउंट है वो हमारी है 20,000। ठीक है, तो ये डिफरेंट है बस सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हमें सबसे पहले परचेजेस चाहिए होती, नहीं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग चाहिए होती। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री January 1, 2020 की है 10,000, ये हमारी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग है। सो सबसे पहले हमने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग लिख के 10,000 लिख दी। ओपनिंग में लिख सकते हैं आप, बिगनिंग में लिख सकते हैं, 10,000 हमने लिख दी। इसमें हम ऐड करेंगे परचेजेस। सो परचेजेस जो हैं हमारे पास वो हैं 42,000, हमने ऐड करनी परचेजेस। अगर परचेजेस सिर्फ परचेजेस हैं हमारे पास, जैसे सेल, परचेज डिस्काउंट या परचेज रिटर्न वगैरह अगर है हमारे पास, ये ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है कि कोई भी चीज़ हम खरीदी और उसके लिए कोई कन्वेंस वगैरह अरेंज की तो उसकी जो हमने पेमेंट करी वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। गैरेजिन वगैरह, क्राइडिन वगैरह वो सब जो है इसी की जो है वो दूसरे नेम है।
तो यहाँ पे ऐड होगा वो। अगर परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट है तो वो इसमें लेस होगा। फिर जो एक्चुअल हमारी नेट परचेजेस आएंगी उसको हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग में ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास परचेजेस हैं तो हमने यहाँ पे 42 परचेजेस लिखी, उसमें ऐड करा ट्रांसपोर्टेशन इन, क्योंकि यहाँ पे मौजूद था हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन इन, ये रहा 4000 का। ठीक है, हमने ट्रांसपोर्टेशन इन ऐड करा तो हमारी परचेज हैं 46,000। ठीक है, हमने कोई चीज़ खरीदी है तो उसको खरीदने की जो पूरी टोटल अमाउंट लगी वो 46,000 की लगी। उसमें से हमने लेस करा परचेज डिस्काउंट, क्योंकि यहाँ पे मौजूद था 7,000 का परचेज डिस्काउंट। यहाँ पे हमने लेस परचेज डिस्काउंट 7,000। इन सब को माइनस प्लस करने के बाद जो हमारी नेट परचेजेस आई हैं वो 39,000 की आई हैं। ठीक है, ये नेट परचेजेस 39,000। हमने परचेजेस में ऐड करा ट्रांसपोर्टेशन इन, वो 46,000 के बना, उसमें से लेस करा 7,000। सो नेट परचेजेस हमारी आई 39,000 की। अब हम 10,000 में प्लस करेंगे 39,000, आ गया 49,000। ये हो गए गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, मतलब बेचने के लिए जो हमारे पास गुड्स हैं वो टोटल में 49,000 की। ओपनिंग क्या होती है कि पिछले साल की कोई गुड्स बची हुई थी जो कि बेचने की थी लेकिन नहीं बिकी। ठीक है, एंड परचेजेस करी हमने 39,000 की। तो टोटल जो इस साल हमारा गुड्स अवेलेबल फॉर सेल था, मतलब जो इस साल हमारे पास गुड्स थी बेचने के लिए, वो टोटल थी 49,000 की। ठीक है, अब उसमें से लेस करेंगे मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री। ठीक है, जो कि यहाँ पर नहीं होंगे, वो आपको एडिशनल डेटा में दी गई होंगी, ये रही। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑन December 31, 2020 वॉज वैल्यूड एट 16,000। ये मर्चेंडाइज वो हैं जो इस साल नहीं बिकी, अब ये हम नेक्स्ट ईयर लेके जा रहे हैं। ठीक है, सो मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो हम यहाँ से माइनस कर लेंगे 16,000 की। तो 49,000 में से 16,000 हमने लेस करे तो हमारे पास आ गई 33,000। ये हो गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ये क्या हो गई 33 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि हमारे पास जो पिछले साल का माल था बेचने के लिए वो इतना था, फिर हमने और ख़रीदा तो हमारे पास टोटल जो माल हो मिला है बेचने के लिए वो है 49,000 का। 16,000 की चीज़ें नहीं बिकी तो कितनी बिक गई भाई इस साल, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया हमारा 33,000। उसको हम सेल से माइनस कर देंगे। अब सेल से क्यों माइनस करें, देखिए हमने जो इस साल माल बेचा है वो है 90,000 का, लेकिन हमें जो उसकी कॉस्ट पड़ी वो है 33,000 की। मतलब 33,000 की चीज़ें हमने खरीदी थी जो कि हमने आगे चल के जब बेची तो वो 90,000 की बिकी। तो इन दोनों अमाउंट को माइनस करने का मकसद ये है कि इनका प्रॉफिट पता लगाना है कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। तो 90,000 में से हमने 33,000 माइनस करे, मतलब नेट सेल्स में से हमने माइनस करी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आया वो आया 57,000 का। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करेंगे तो वो कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा और वो आया 57,000 का, जो कि पॉजिटिव आया। ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू ये थी छोटी वैल्यू ये थी, इसलिए 57,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आया। उसमें से अब हम लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखते हैं। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर देखा जाए इन अकाउंट्स में, सो हमारे स्टार्ट हो रहे हैं एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस से, जो कि यहाँ पे 10,000 का है। अब हम देखते हैं जो हमें सप्लीमेंट्री डेटा दिया हुआ था वहाँ पे कोई एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस था। सो वहाँ पे एडवर्टाइजिंग प्रीपेड था 1,500 का। सो यहाँ पर इन्होंने कहा भाई एक्सपेंस जो था वो 10,000 का था। ठीक है, और यहाँ पे प्रीपेड है, मतलब उन्होंने कहा भाई एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस ऊपर जो था वो एक्सपेंस था जो कि कितने का था 10,000 का, लेकिन अभी 1,500 से प्रीपेड है, मतलब 1,500 का जो है वो एक्सपेंस का भी टाइम नहीं आया है क्योंकि पहले ही अदा कर दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 10,000 में से 1,500 को माइनस करने के बाद यहाँ पे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस शो करेंगे, जैसे कि ये एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 10,000 लेस प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, कि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 10,000 का था, 1,500 का हमने एडवांस पे करा हुआ तो उसको तो हम माइनस कर देंगे। हमें सिर्फ पता लगाना है कि इस साल एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जिस भी चीज़ की हमने पब्लिसिटी वगैरह की है उसका कितना खर्चा हुआ है। तो हमने कहा 10,000 में से हमने 15,000 माइनस करे, जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस का जो टोटल खर्चा हुआ है इस साल वो हुआ है 8,500 का। ओके, इसके बाद अगर आप एक्सपेंस देखें तो ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस 22,000, ऑफिस की सैलरीज एक्सपेंस हैं जो कि 22,000 की है। अब हम देखते हैं एडिशनल डेटा में कोई ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस था। सो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑफिस सर्विस एक्सपेंस नीचे कोई डेटा में नहीं दिया गया। सो यहाँ पर हम डायरेक्ट ऑफिस सर्विस एक्सपेंस लिख के 20,000 एज इट इज़ ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमें बैलेंस में दिया गया था। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ से एक्सपेंसेस हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम एडिशनल डेटा पर आ जाएंगे। एडिशनल डेटा से हमने उठाया प्रीपेड इंश्योरेंस 4,000 का। अब ये एसेट है, लेकिन हम देखेंगे इसका कोई अकाउंट है जो कि वहाँ पर है, मतलब यहाँ पर है। तो यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस जो था वो 7,000 का था।
ठीक है, और यहाँ पे जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो 4000 का, मतलब 7000 का कोई इंश्योरेंस है जो कि डेट नहीं आई थी उससे पहले ही हमने पे कर दिया, लेकिन अब वो 4000 का रह गया। तो ये जो बात है वो देखनी है, ठीक है ना। प्रीपेड इंश्योरेंस होता है कि कोई एक्सपेंस है जो कि वक्त से पहले हमने पे कर दिया, लेकिन हम एंड की डेट तक देखेंगे कि वो प्रीपेड इंश्योरेंस उसी अमाउंट पर है, ये कम ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 60,000 का प्रीपेड इंश्योरेंस था और अब कम हो गया, तो बाकी की जो अमाउंट है वो एक्सपेंस में चेंज हुई है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या करा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमने ये लिखा कि इंश्योरेंस एक्सपेंस में से 7000 को 4000 से हमने माइनस किया, तो 3000 का जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा एक्सपेंस हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि प्रीपेड जो था वो 7000 का था, अब रह गया है सिर्फ 4000 का, जो 3000 थे वो एक्सपेंस में चेंज हो गए, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस करके लिखा कि इंश्योरेंस एक्सपेंस 7000 माइनस 4000 3000 का हमारा एक्सपेंस हो गया है, ठीक है। प्रीपेड की अमाउंट जो है वो बैलेंस में भी दी हुई है, एडिशनल डेटा में भी दी हुई है, तो हम देखेंगे कि ये कम या ज़्यादा हो रही है या एज इट इज़ वही है जो बैलेंस में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो प्रीपेड इंश्योरेंस था वो एडिशनल डेटा में आकर कम हो गया था, इट्स मीन कि हमारी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमारी एक्सपेंस में चेंज हो गई है 3000 की। सो हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 3000 शो कर दिए। अब और देख लेते हैं कि कोई और एक्सपेंसेस हैं। एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट 5000, यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है वो इजी निकाल के दिया हुआ है हमें 5000 का। सो हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिख के 5000 एज इट इज लिख दिए, ठीक है। इसके बाद देखा जाए एडवर्टाइजिंग प्रीपेड को हम एडजस्ट कर चुके हैं, मर्चेंडाइजिंग एंडिंग इन्वेंट्री हम वो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ले चुके हैं। अलाउंस फॉर बैड डेट एस्टिमेटेड 750 रुपीज़, ठीक है। अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्या होता है, देखिए किसी बंदे से हमें पैसे लेने, किसी कस्टमर से हमें पैसे लेने, ठीक है। उसमें से अब उसमें बहुत से कस्टमर होंगे, भाई 5 कस्टमर हैं और 5 कस्टमर से जो टोटल पैसे हैं हमें फॉर एग्जाम्पल 10,000 लेने, उसमें से कोई कस्टमर फ़रार हो जाता है, तो जो फ़रार हो जाता है उसकी जो अमाउंट है जो हमें रिसीव करनी थी उससे, वो हमारा चल जाता है बैड डेट में कि वो अब नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई कस्टमर हो और वो फ़रार हो जाए तो उसकी अमाउंट बैड डेट कहलाती है कि भाई अब नहीं मिलेंगे। अगर उस कस्टमर से हमें उम्मीद है कि हमें वो मिल जाएंगे तो वो अकाउंट रिसीवेबल कहलाता है, अगर वो पैसे की उम्मीद नहीं है कि वो नहीं मिलेंगे तो वो बैड डेट हो जाता है। तो यहाँ पर जो अलाउंस और बैड डेट दिया हुआ है वो यही है कि 750 रुपये एक कस्टमर से लेने थे जो कि फ़रार हो गया, तो ये बैड डेट जो है वो हमारा एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बैड डेट एक्सपेंस के साथ 750,000 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। हमेशा बैड डेट जो है वो एक एक्सपेंस है, लेकिन इसका बैलेंस शीट में भी काम होगा, तो बैलेंस शीट जब आएगी उसमें हम मतलब आपको मैं बताऊंगी कि वहाँ पे इसको किस तरीके से एडजस्ट करेंगे। लेकिन बैड डेट एक्सपेंस जो है वो एक एक्सपेंस भी है, इसलिए हम उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस में भी लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने बैड डेट एक्सपेंस लिखे 750 रुपीज़ यहाँ पे ईजिली लिख दिए। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस हमने ले लिए थे, जो यहाँ पे से 2 ही एक्सपेंसेस है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, ऑफिस सर्विस एक्सपेंस। यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस थे वो भी हमने सब पिक कर लिए, तो हमारे एक्सपेंसेस हो गए कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, टोटल कर लेते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के। तो 8,500, 22,000 और 3,000, 5,750 रुपीज़। तो टोटल एक्सपेंसेस हमारे जो हैं, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे में 39,250 रुपीज़। जब हमने ग्रॉस प्रॉफिट से लेस करे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो हमारे पास नेट इनकम आई 17,750 रुपीज़, ठीक है। ये प्रॉफिट क्यों आया, क्योंकि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा था और हमारे अखराजात कम हुए, तो हमारी जो नेट इनकम नेट प्रॉफिट है वो 17,750 रुपीज़ है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि भाई हम इनकम भी तो रखते हैं इनकम स्टेटमेंट में, इनकम यहाँ पे थी ही नहीं। अगर देखा जाए तो एसेट्स दिए हुए हमें, कुछ लायबिलिटीज़ दी हुई हैं, इक्विटी दी हुई है, कुछ एंड एक्सपेंसेस दिए हुए। इनकम जब हमें नहीं दी गई होगी तो बस हम क्या करेंगे, सेल्स रखेंगे, लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स और ग्रॉस प्रॉफिट पता लगाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट से लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद जो है वो जब हमारे पास टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे उनको ग्रॉस प्रॉफिट से हम लेस करेंगे, वही हमारी नेट इनकम कहलाएगी। अगर ये माइनस में होती, जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कम होता और अखराजात हमारे ज़्यादा होते तो ये लॉस होता, लेकिन अभी ग्रॉस प्रॉफिट हमारा ज़्यादा है एंड अखराजात हमारे कम है, तो ये नेट प्रॉफिट या नेट इनकम आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। इनकम नहीं होगी तो यहीं पे इनकम स्टेटमेंट हमारी जो है वो स्टॉप हो जाएगी। सो हमने इनकम स्टेटमेंट जो है वो कम्प्लीटली बना ली है। अब हम बैलेंस शीट पर आ जाते हैं। बैलेंस शीट का आप लोगों को पता है, सारे करंट एसेट रखते हैं, फिर हम फिक्स एसेट रखते हैं, ठीक है। इसका पैटर्न भी आपको पता है, एसेट्स होंगे लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटीज़। बैलेंस शीट का पैटर्न आप जैसा बनता है वैसे ही बनाएंगे, नेम होगा, बैलेंस शीट होगा एंड मंथ होगा, ठीक है।
एसेट्स लिखे, यहाँ पे करंट एसेट में लिखना भूल गई हूँ, सॉरी, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। सो एसेट्स लिखे, यहाँ पे करंट एसेट लिखिएगा। अब हम सारे करंट एसेट लेंगे। करंट एसेट जो होते हैं वो कैश, अकाउंट रिसीवेबल, वो एसेट्स जो आपके रोज़मर्रा के काम में आपका जो है आपको उनसे हेल्प मिली, जैसे कि कैश वगैरह। अभी रोज़मर्रा की कोई ज़रूरियात है वो कैश पूरी कर देता है, ठीक है ना। अब जैसे कि अकाउंट रिसीवेबल है, वो भी एक एसेट है आपका, ठीक है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, उससे भी आप जो वो पैसा कमाएंगे, वो भी गुड्स आप बेचेंगे। मतलब बिजनेस में जिससे आप काम कर रहे हैं वो आपके एसेट्स कहलाते हैं। तो करंट एसेट्स जो वो कुछ इस तरीके से होते हैं, कैश हो गया, अकाउंट रिसीवेबल हो गया, प्रीपेड, मर्चेंडाइज वगैरह। एंड फिक्स एसेट्स वो होते हैं जो मशीन वगैरह हैं, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिनसे आपके बड़े बड़े काम निकल रहे हैं ऑफिस के या आपकी कंपनी के, तो वो फिक्स एसेट कहलाते हैं, ठीक है। तो करंट एसेट में हम कैश ले लेंगे 10,000 का, सो हमने यहाँ पे 10,000 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो अकाउंट रिसीवेबल 15,000, आपने अकाउंट रिसीवेबल लिखा 15,000, लेकिन मैंने कहा था जो अलाउंस ऑफ बैड डेब्ट्स होता है वो ये होता है कि किसी कस्टमर से हमें पैसे लेने हैं और वो फरार हो गया, अब नहीं मिलने। तो अलाउंस ऑफ बैड डेब्ट्स को एडजस्ट करने में बताऊंगी कि उसको किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है। अकाउंट रिसीवेबल लिखेंगे, जो होगा हमारे अनएडजस्टेड डेटा जो दिया होगा बैलेंस शीट में, ठीक है, उसमें से हम लेस कर देंगे अलाउंस फॉर बैड डेब्ट। अलाउंस फॉर बैड डेब्ट जो था हमारा वो था 750 रुपीज़ का, सो हमने 750 रुपीज़ यहाँ से माइनस कर ली। सो हमारा अकाउंट रिसीवेबल अब है 14,250 रुपीज़। 15,000 एक कस्टमर से लेने थे, 750 वाला जो कस्टमर था वो फरार हो गया है। अब जो कस्टमर बचे हैं वो 14,250 वाले बचे हैं। अब उनसे इतने पैसे हम नेक्स्ट ईयर में जो हम रिसीव करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारी ओपनिंग इन वो करंट एसेट है उसमें हम लिखते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, लेकिन एंडिंग याद रहे, करंट एसेट में हम हमेशा मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री लिखेंगे, जो कि हमें एडिशनल डेटा या सप्लीमेंट्री डेटा में दी गई होगी 16,000। सो हमने यहाँ पे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग 16,000 की लिख दी, ठीक है। ओपनिंग का कोई काम नहीं, यहाँ पे एंडिंग है। हाँ, अदरवाइज अगर जो है वो नहीं हो ओपनिंग तो फिर हम जो है वो एंडिंग नहीं है तो फिर हम ओपनिंग कंसिडर करेंगे, वरना जो है हम यहाँ पर एंडिंग ही लिखेंगे। ओपनिंग का यहाँ पे कोई काम नहीं है। अगर हमें एंडिंग नहीं दी गई तो फिर ओपनिंग को कंसिडर करके यहाँ पे ओपनिंग लिख देगा, लेकिन अगर ज़्यादातर जो है वो एडिशनल डेटा में एंडिंग दी जाती है तो उसे आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, जैसे मैंने मेंशन कर दी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग 16,000, सही है। इसके बाद करंट एसेट में अगर देखा जाए तो प्रीपेड इंश्योरेंस है 7,000 का, लेकिन प्रीपेड इंश्योरेंस जो वो 7,000 का था, क्योंकि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि प्रीपेड इंश्योरेंस जो 4,000 का है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 4,000 कि प्रीपेड इंश्योरेंस 7,000 का था, लेस कर दिया प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000 का, क्योंकि 3,000 एक्सपेंस में चेंज हो गए। अब हमारा जो प्रीपेड इंश्योरेंस बचा वो 4,000 का बचा, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे 4,000 लिखे। इसके बाद जो एडिशनल डेटा था उसमें हमारे पास जो अगर देखा जाए करंट एसेट, सो यहाँ पर तो अब कोई करंट एसेट हमारे पास नहीं है। सारे प्रीपेड वो करंट एसेट जो है वो हमारे हो गए थे। देख लेते हैं अनएडजस्टेड अकाउंट बैलेंस में और तो कोई हमारा करंट एसेट नहीं रह गया है, जैसे कि कैश हो गया, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री ले ली है, प्रीपेड इंश्योरेंस ले लिया, ऑफिस इक्विपमेंट फिक्स एसेट है जो कि हम बाद में लेंगे इसे। एंड यहाँ पर करंट एसेट तो हमारा कोई नहीं है। अब हम देख लेते हैं एडिशनल डेटा में, ठीक है। एडिशनल डेटा में करंट एसेट जो है वो प्रीपेड इंश्योरेंस था 4,000 का, जो कि हम एडजस्ट कर चुके हैं बैलेंस शीट में। एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन, इसका कोई करंट एसेट से ताल्लुक नहीं है। एडवर्टाइजिंग प्रीपेड 1,500, ठीक है, सो इसको हमने यहाँ पे लिख रहा है प्रीपेड एडवर्टाइजिंग 1,500, ये हमारा एक करंट एसेट था। इसके बाद जो है मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री भी हम लिख चुके हैं, रिकॉर्ड कर चुके हैं, अलाउंस ऑफ बैड डेब्ट्स भी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। सो हमारे करंट एसेट कंप्लीट हो गए हैं, यहाँ तक 1,500 तक हमारे करंट एसेट जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे टोटल भी कर सकते हैं, जैसे मैंने किया टोटल करंट एसेट्स 45,750 रुपीज़। इन तमाम अमाउंट को हमने प्लस करा, 10,000 की, 14,250 रुपीज़ की, 16,000, 4,000 एंड 1,500, इन सब को आपने प्लस करना है और फिर टोटल करंट एसेट के नेम से यहाँ पे मेंशन करना है 45,750 रुपीज़। एंड फिक्स एसेट की हेडिंग डाल के, अब फिक्स एसेट जो है हमारे वो एक ही हैं जो कि ऑफिस इक्विपमेंट है 44,000 का, लेकिन देखा जाए तो उसके साथ अलाउंस भी है। इसको किस तरीके से एडजस्ट करेंगे भाई, क्योंकि इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है।
सो सबसे पहले हमने ऑफिस इक्विपमेंट लिखा 44,000। अब देखा जाए अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन क्या होता है, वो हमें बताता रहता है कि ये मशीन इतनी यूज़ हो चुकी है, और जो मशीन यूज़ हो चुकी है वो एक्सपेंस हो गई है, तो वो तो फिर एसेट से माइनस होगी। तो 44,000 में हम अलाउंस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 44,000 में 8,000 माइनस कर लेंगे हम। लेकिन देखेंगे फिर कि यार ये सप्लीमेंट्री डेटा में भी हमें जो है वो अलाउंस दिया गया है 5,000 का, ठीक है। मतलब ये बताई गई है कि ये मशीन 8,000 की यूज़ हो गई है, फिर एडिशनल डेटा में और बताया कि 5,000 की और मशीन यूज़ हो गई है। तो हम 8,000 को एंड 5,000 को प्लस करके यहाँ पे हम अलाउंस जो है वो माइनस करेंगे कि 8,000 में हमने प्लस करे 5,000, टोटल अलाउंस जो हो गया वो हमारा 13,000 हो गया कि 44,000 की मशीन थी जो कि 13,000 की यूज़ हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट ईयर उसको किस अमाउंट के साथ लेके जा रहे हैं, तो हम लेके जा रहे हैं 31,000 की, ठीक है। और फिर हमने लिख दिया टोटल फिक्स एसेट जो है हमारे 31,000। यहाँ पे आप एक लाइन मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है, कि एक ही फिक्स एसेट था, ठीक है, एक ही फिक्स एसेट था आपके पास 31,000 का, टोटल फिक्स एसेट में आपने लिख दिया 31,000। आपने टोटल करंट एसेट्स में टोटल फिक्स एसेट ऐड करे तो आपके पास टोटल एसेट्स आ गए 76,750 रुपीज़। अब देखते हैं कि लायबिलिटीज इन इक्विटी साइड्स। लायबिलिटी प्लस इक्विटी साइड में सबसे पहले हम करंट लायबिलिटी लिखते हैं। करंट लायबिलिटी में अगर देखा जाए तो हमारे पास जस्ट अकाउंट पेबल है 7,000 का, सो हमने यहाँ पे 7,000 अकाउंट पेबल लिख दिया, और कोई हमारे पास लायबिलिटी नहीं थी। हमने एडिशनल डेटा में भी देखा तो कोई लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। सो हमारे पास अकाउंट पेबल था 7,000 का, टोटल करंट लायबिलिटी हमारी 7,000 की ही थी। यहाँ पे आप एक लाइन मेंशन कर दीजिएगा, या भी टोटल कर रहे हैं, ओके। फिर आपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लिखनी होती, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी यहाँ पे कोई नहीं थी। डायरेक्ट ऑनर सिक्योरिटी पे आ जाएंगे। ऑनर सिक्योरिटी में सबसे पहले आप कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल अब्दुल रहमान 60,000, आपने यहाँ पे कैपिटल शो कर देना है 60,000 का। उसमें से लेस करनी है ड्राइंग, अगर गिवन है क्वेश्चन में। सो यहाँ पे गिवन थी ड्राइंग अब्दुल रहमान 8,000, हमने यहाँ पे ड्राइंग 8,000 की लेस कर दी, तो आपके पास कैपिटल बचा 52,000 का। सोचेंगे ड्राइंग लेस क्यों करते हैं भाई, इन्वेस्टमेंट थी उनकी 60,000 की, अपने पर्सनल यूज़ के लिए उन्होंने 8,000 उसमें से विड्रॉ, ठीक है। पर्सनल यूज़ क्या होता है कि अपने बिजनेस में से पैसे विड्रॉ करना। तो 60,000 की उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी एक बिजनेस में, अपने घर का कोई खर्चा निकल के आ गया जो कि 8,000 इन्होंने विड्रॉ कर लिए। अब जो बिजनेस में उनकी इन्वेस्टमेंट है वो बची 52,000 की। 52,000 में नेट इनकम है तो ऐड कर देंगे, नेट लॉस है तो लेस कर देंगे। तो यहाँ पे नेट इनकम थी जो कि इनकम स्टेटमेंट के थ्रू हमने कैलकुलेट करी थी 17,750 रुपीज़ की। सो हमने यहाँ पे ऐड करी नेट इनकम 17,750 रुपीज़। 52,000 की इन्वेस्टमेंट थी, उसमें मुनाफा हमने ऐड किया, तो टोटल ऑनर सिक्योरिटी हमारी हो गई 69,750 रुपीज़, जो कि हमने टोटल करंट लायबिलिटी में प्लस करा, तो हमारी टोटल इक्विटी साइड 76,750 रुपीज़। ये हमारी बैलेंस शीट कम्प्लीटली प्रिपेयर होगी। थर्ड रिक्वायरमेंट जो थी अब एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग की, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट हमने पहले बनाई, अब एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज बना दें। एडजस्टिंग एंड एंट्रीज जो होती हैं जस्ट एडिशनल डेटा की बनेंगी, ठीक है। सो पहली जो एडजस्टिंग एंट्री थी वो थी प्रीपेड इंश्योरेंस की 4,000 की। इसकी एंट्री किस तरीके से बनेगी, सबसे पहले हमने एडजस्टिंग एंट्रीज की हेडिंग डाली, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस जो था 4,000 का था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस जो था वो 7,000 का था। एडजस्टिंग एडिशनल डेटा में इस एंट्री को बताने का मकसद ये है कि प्रीपेड थी 7,000 की आपका इंश्योरेंस, ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया 4,000 का। इस ट्रांजैक्शन को देने का मकसद ये है कि यहाँ पर कोई अमाउंट है जो कि एक्सपेंस में चेंज हो गई है, तो एडजस्टिंग एंट्री किसकी बनेगी, एक्सपेंस की। तो एंट्री जो बनेगी वो ये बनेगी कि इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट, 7,000 में से हमने 4,000 माइनस करे तो 3,000 का हमारा एक्सपेंस हो गया, ठीक है, कि 7,000 का हमारा जो था वो प्रीपेड इंश्योरेंस था। अब बचा है 4,000 का, तो 7,000 में से 4,000 हमने माइनस करे तो ये 3,000 हमारी एडजस्टिंग एंट्री बन गई, ठीक है। ये एंट्री जो है वो एक्सपेंस की बना रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सपेंस की अमाउंट शो होगी, और जो इंश्योरेंस एक्सपेंस हो गया, जो प्रीपेड इंश्योरेंस था एक्सपेंस में चेंज हो गया, वो है 3,000 का। तो टू एडजस्ट इंश्योरेंस एक्सपेंस, सिंपल एंट्री।
सेकेंड ट्रांजेक्शन जो थी, सेकेंड एडजस्टमेंट जो थी वो एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन की थी, जो कि मैंने आप लोग को बताई थी कि बिल्कुल फिक्स एंट्री होती है, बस हमें अमाउंट कैलकुलेट करनी होती है। और यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि अमाउंट भी कैलकुलेट हुई है 5000 की। सो बस हम एंट्री जो है वो रिकॉर्ड कर देंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 5000 टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये हमारी एंट्री रिकॉर्ड होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की। थर्ड एंट्री जो है हमारी एडवर्टाइजिंग प्रीपेड की। सो थर्ड एंट्री देख लेते हैं, एडवर्टाइजिंग प्रीपेड 1500। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो एडवर्टाइजमेंट का जो है वो एक्सपेंस था 10,000 का, तो इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं। वो कह रहे हैं भाई एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जो है वो 10,000 का है और यहाँ पर जो एडवर्टाइजिंग प्रीपेड है वो है 1500 का, तो बस एंट्री किसकी बनेगी, 1500 की बनेगी। ठीक है, यहाँ पे बनी थर्ड में प्रीपेड एडवर्टाइजिंग डेबिट, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट 1500 टू एडजस्ट एडवर्टाइजिंग प्रीपेड। हमने यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करा, एडवर्टाइजिंग अमाउंट कौन सी ली है, एडवर्टाइजिंग प्रीपेड की, तो पहले भी प्रीपेड एडवर्टाइजिंग डेबिट साइड पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर बताने का ये मकसद था कि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जो था वो 10,000 का था, एडिशनल डेटा में उन्होंने कहा भाई 1500 का भी प्रीपेड है, मतलब 1500 जो है वो आपने ज़्यादा दे दिए, एक्सपेंस का भी टाइम नहीं आया था लेकिन आपने पहले ही उसको दे दिए हैं। एडवर्टाइजिंग के जो प्रीमिटिव आपने 1500 की पहले ही कर दी जबकि उसका वक्त आया नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे जो एडजस्टिंग एंट्री है वो प्रीपेड एडवर्टाइजिंग के अकॉर्डिंग जो है वो हमने रिकॉर्ड करी, इसलिए डेबिट साइड पर आया प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट 1500 टू एडजस्ट एडवर्टाइजिंग प्रीपेड। अब देखा जाए तो फोर्थ एंट्री जो है वो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑन दिसंबर 31, 2020 की है। ठीक है, सो यहाँ पर हम इसकी एंट्री किस तरीके से बनाएंगे, मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री डेबिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट, उसकी अमाउंट डाल दी हमने 16,000 एंड नरेशन बना दिएगा टू एडजस्ट मर्चेंडाइजिंग एंडिंग इन्वेंट्री। यहाँ पे मैं बनाना भूल गई हूँ, आप लोग बना लिएगा और लिखिएगा टू एडजस्ट मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री। ठीक है, और फिर हमारी जो फिफ्थ एडजस्टमेंट थी वो थी अलाउंस फॉर बैड डेट एस्टिमेटेड 750 रुपीज़, इसकी भी फिक्स एंट्री है। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट 750 रुपीज़ टू एडजस्ट बैड डेट एक्सपेंस सिंपल, ये हमारी एडजस्टिंग एंट्री हो गई। एडजस्टिंग एंट्री थोड़ी डिफरेंट होती हैं, डेप्रिसिएशन एंड बैड डेट एक्सपेंस की थोड़ी फिक्स है, बाकी सबकी थोड़ी डिफरेंट होगी, एक जैसी नहीं होगी। जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस है तो भी सबकी प्रीपेड इंश्योरेंस की तरह नहीं बनेगी, कहीं कहीं पे हमें वैल्यूज माइनस करनी होंगी। ठीक है, हमें जो है ये एडिशनल डेटा एंड और ये अनएडजस्टेड अकाउंट बने, इन दोनों को साथ चलते हुए हमें एडजस्टिंग एंट्री जो है वो पास करनी होती है। ठीक है, तो एडजस्टिंग एंट्री थोड़ी ना मतलब हार्ड होती है स्टूडेंट्स के लिए, इनको समझना होता है। ठीक है, सो हमने एडजस्टिंग एंट्री जो है वो बना ली है। अब हम क्लोजिंग एंट्रीज पर आ जाते हैं। क्लोजिंग एंट्रीज में मैंने आप लोगों को बताया था कि सारे एक्सपेंसेस क्लोज होते हैं, सारी इनकम क्लोज होती हैं, फिर प्रॉफिट या नेट लॉस क्लोज होता है एंड लास्ट में ड्राइंग क्लोज होती है। सो सबसे पहले हम एक्सपेंसेस क्लोज करते हैं। फर्स्ट एंट्री कौन सी बनेगी, एक्सपेंस रेवेन्यू समरी डेबिट एंड क्रेडिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे। एक्सपेंसेस कैसे होंगे देखें, यहाँ पर एक्सपेंसेस जो हैं वो थोड़ा चेंज होंगे, लेकिन जितने भी एक्सपेंसेस हैं ना वो सब, यहाँ पर एक्सपेंसेस की अमाउंट जो होगी वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस की इक्वल नहीं होगी, क्योंकि ऑपरेटिंग यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस रखें। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो कि नहीं लिखते, जैसे परचेजेस है वही एक्सपेंस है ना, लेकिन हम उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में लिखते हैं। ठीक है, तो जहाँ कहीं कहीं पर जो है वो अपना मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस की अमाउंट टोटल और यहाँ पे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस की मैच कर जाएगी और कहीं पे मैच नहीं करेगी। तो ये मतलब अगर आपको मतलब पता लगाना हो कि ये हमारी मैच क्यों नहीं कर रही है, तो वहाँ पे आप देखिए कि वहाँ पर अगर परचेजेस वगैरह भी साथ हैं तो फिर ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट आपकी सेम नहीं होगी। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, अगर आपकी सेम ना भी हो तो चलेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट जो है वो सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि एक्सपेंसेस एक ही थे, जो हमने इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस रखे थे वही एक्सपेंस हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री में रखे, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में वही एक्सपेंसेस हम नहीं रख रहे, कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी हैं जो कि हम यहाँ पे रखेंगे और वो कौन से होंगे मैं आप लोग को बताती हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे अनरजिस्टर्ड अकाउंट बैलेंस को देखा, सबसे पहला मेरा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस था 10,000 का। सो हमने यहाँ पर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस देखा 10,000 का। फिर यहाँ पर एडिशनल डेटा में जो हमारे पास था
वो 1500 का जो था वो प्रीपेड था। तो 10,000 में से हमने 1500 को माइनस किया तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आया हमारा 8,500। जैसे कि हमने यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट की कैलकुलेशन की थी, सेम वही कैलकुलेशन करेंगे और यहाँ पे जो एक्चुअल एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हमारा था ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस। ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस का कोई अकाउंट नहीं था सप्लीमेंट्री डेटा में, सो यहाँ पे 22,000 हम एज इट इज़ वही उठा के क्लोजिंग इन्वेंट्री में लिख देंगे। ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस 22,000, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे एक्सपेंस सप्लीमेंट्री डेटा में, क्योंकि अब हमारे यहाँ के अनएडजस्टेड अकाउंट बैलेंस के जो एक्सपेंसेस हैं वो ख़त्म हो गए, सिर्फ 2 ही एक्सपेंसेस थे। अब हम जो है वो एडिशनल डेटा पे आ जाते हैं, सप्लीमेंट्री डेटा पे आ जाते हैं। सो यहाँ पर जो था वो प्रीपेड इंश्योरेंस था 4,000 का। एडिशनल डेटा में जो प्रीपेड इंश्योरेंस था वो 7,000 का था, अब बचा 4,000 का। सो 3,000 का जो डिफरेंस आ रहा है इसमें वो एक्सपेंस हो गया। सो हमने यहाँ पे लिखा इंश्योरेंस एक्सपेंस 7,000 माइनस 4,000, ये हमारा इंश्योरेंस एक्सपेंस हुआ 3,000 का। जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करी थी इनकम स्टेटमेंट में वही हम यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखा देंगे, ठीक है। इसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था जो कि यहाँ पे 5,000 का था, हमने एज इट इज़ वही लिख दिया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 5,000। 5,000 के बाद जो था वो एडवर्टाइजिंग प्रीपेड था जिसको हम एडजस्ट कर चुके हैं। मर्चेंडाइजिंग एंड इन्वेंट्री की कोई काम नहीं है, ठीक है, कोई काम नहीं है। कहाँ पर? जहाँ पे एक्सपेंसेस क्लोज हो रहे होंगे। अब है बेड डेप एक्सपेंस। बेड डेप एक्सपेंस जो है 750 रुपीज़ का, यहाँ पे लिख देंगे बेड डेप एक्सपेंस 750 रुपीज़ का। अब देखा जाए तो यहाँ के एक्सपेंसेस भी ख़त्म और यहाँ के एक्सपेंसेस भी ख़त्म, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे। अब लिखेंगे जिनकी नेचर एक्सपेंसेस है, जिनकी नेचर डेबिट है और जिनको एक्सपेंसेस कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे कि मर्चेंडाइज ओपनिंग जो है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग जो है 10,000 की, इसे एक्सपेंस कहा जाता है। सो हम यहाँ पे एक्सपेंस लिख देंगे, एक्सपेंस में लिख देंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बैगनिंग 10,000, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो परचेजेस हमारा एक एक्सपेंस है 42,000, हमने परचेजेस लिख दी 42,000 की। इसके बाद देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एक एक्सपेंस है 4,000 का, ट्रांसपोर्टेशन लिख दी 4,000 की। इसलिए हमारी ये अमाउंट टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस से डिफरेंट होगी क्योंकि हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के साथ कुछ अदर एक्सपेंसेस भी जो हैं वो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी परचेजेस आएंगी एक अदर एक्सपेंस में, यहाँ पे एक सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस भी लिखा। अच्छा, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस में आपको बताना भूल गई हूँ, जब हमने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग रखी 10,000 की, उसके बाद जो था जैसे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग रखी, उसके बाद हमने सेल्स रिटर्न रखा 10,000। सेल्स रिटर्न जो है वो एक्सपेंस होता है, तो सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस लिख देंगे 7,000 का। उसके बाद हमने परचेजेस लिखी एंड ट्रांसपोर्टेशन इन लिखी, ठीक है। तो अदर एक्सपेंसेस में हमारे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग थी, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस था, परचेजेस थी एंड ट्रांसपोर्टेशन थी। ये हमारे सारे एक्सपेंसेस हो गए, इन सबको हमने टोटल किया तो टोटल एक्सपेंसेस हमारे आए 1,02,250 रुपीज़ टू क्लोज ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट। अब हम सारी इनकम अकाउंट्स ले लेंगे। सेकेंड एंट्री, सारे इनकम अकाउंट को क्लोज करेंगे। इनकम अकाउंट जो होते हैं वो सारे डेबिट साइड पर आएंगे। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं इनकम। अच्छा, जो बिल्कुल ही इनकम होती है ना जिनके साथ इनकम नेम होता है, ठीक है ना, जैसे कि देखा जाए तो प्रीवियस क्वेश्चन में कंसिडरेशन फीस इनकम थी, तो यहाँ पे उस तरह की इनकम नहीं थी। तो अगर देखा जाए सबसे पहले हमने यहाँ पे इनकम रखी सेल्स 97,000, हमने यहाँ पे लिखा सेल्स रेवेन्यू 97,000, ये हमारी इनकम है। 7,000 के बाद हमने लिखा परचेज डिस्काउंट 7,000, परचेज डिस्काउंट हमारी इनकम है इसलिए हम 7,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद हमने लिखी मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री हमारी एक इनकम है जो कि 16,000, वो हमने यहाँ पे मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री डेबिट साइड लिख दी 16,000। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग एक्सपेंस है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग हमारी इनकम है तो इनकम के साथ क्लोज होगी। परचेजेस एक्सपेंस है तो परचेजेस डिस्काउंट जो है वो हमारा इनकम है। इसी तरीके से सेल्स जो वो इनकम है, सेल्स रिटर्न हो या सेल्स डिस्काउंट हो वो हमारा एक्सपेंस होगा। सो यहाँ पे इनकम जो थी वो सेल्स रेवेन्यू थी, परचेज डिस्काउंट थी, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग थी 16,000, 97,000, 7,000, 16,000, इन तीनों को हमने प्लस करा। एक्सपेंस रेवेन्यू समरी अकाउंट क्रेडिट साइड पे जो गया वो 1,20,000 से गया। अब इस एक्सपेंस रेवेन्यू समरी अकाउंट को हमने माइनस किया इस एक्सपेंस रेवेन्यू समरी अकाउंट से 1,02,250 से, तो हमारे पास प्रॉफिट आया 17,750 का। ये प्रॉफिट क्यों है?
ये प्रॉफिट इसलिए क्योंकि क्रेडिट जो है, क्योंकि इनकम जो हमने इनकम अकाउंट क्लोज करें उसका जो एक्सपेंसिव रेवेन्यू समरी अकाउंट है वो है ज़्यादा, जो एक्सपेंसेस का एक्सपेंसिव रेवेन्यू समरी अकाउंट है। तो हमेशा इनकम साइड जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, हर बिजनेस की इनकम जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए और उसके अखराजात जो है वो कम होने चाहिए, जब भी हमें मुनाफा हो सकता है। तो जब आप इनकम को क्लोज करते हैं, नेट प्रॉफिट को क्लोज करते हैं, तो एंट्री क्या बनाते हैं, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट कैपिटल क्रेडिट टू क्लोज नेट इनकम अकाउंट। कितना, 17,750 रुपीज़, 17,750 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यूज़ माइनस भी कर सकते हैं, जैसे कि 1,20,000 को 1,02,250 रुपीज़ यहाँ पे आप माइनस करके भी दिखा सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। जैसे कि 1,20,000 को मैंने माइनस कर दिया 1,02,250 रुपीज़। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, आप इस तरीके से माइनस भी, क्योंकि कहीं कहीं पे आपको इनकम स्टेटमेंट नहीं बोली जाएगी, आपको डायरेक्ट क्लोजिंग एंट्रीज बनानी होगी, तो फिर आप लोग घबरा जाएंगे कि यार हमने इनकम स्टेटमेंट तो बनाई नहीं जिससे हमें नेट प्रॉफिट, नेट इनकम, नेट लॉस पता चलता, अब हम क्लोजिंग एंट्री में कैसे प्रॉफिट रखें। तो अगर इनकम स्टेटमेंट आपके सामने नहीं है और क्लोजिंग एंट्री बना रहे हैं और उसमें तो लाजमी नेट प्रॉफिट, नेट लॉस जो है वो जो है क्लोज करना होता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो ये वाला एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट होगा इनकम वाला, उसको आप एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट जो है एक्सपेंस वाला, उसको आप माइनस कर दीजिएगा। तो अगर आप देखेंगे कि जो इनकम वाला एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट है वो अगर ज़्यादा है तो प्रॉफिट है, अगर ये कम है और एक्सपेंसेस वाला इनकम एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट जो है वो कम है तो वो ज़्यादा है। देखें, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट अगर इनकम वाला ज़्यादा है एंड एक्सपेंस वाला कम है तो इट्स मीन प्रॉफिट है। अगर एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट इनकम वाला कम है एंड एक्सपेंस वाला ज़्यादा है तो इट्स मीन लॉस है। तो यहाँ पर जो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट इनकम वाला था वो ज़्यादा था, ठीक है, इसलिए हमें प्रॉफिट हुआ। तो ये मैं आपको एक वो बता रही हूँ कि अगर आप इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाएं एंड क्लोजिंग एंट्रीज पर आ जाएं डायरेक्ट, तो आप बगैर इनकम स्टेटमेंट के प्रॉफिट जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे ये अमाउंट मेंशन करके बता देगा, ठीक है, कि मैंने इस तरीके से इस प्रॉफिट को यहाँ पे एडजस्ट करा है, क्लोज करा है। लास्ट में हम क्या करते हैं, अगर ड्राइंग गिवन है क्वेश्चन में तो हम ड्राइंग को क्लोज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर वो जो हमारी लास्ट एंट्री थी क्लोजिंग एंट्री 4, उसमें हमने क्या करा, ड्राइंग। अच्छा, ड्राइंग की जो नॉर्मल एंट्री बनती है वो क्या बनती है, ड्राइंग डेबिट होता है एंड क्रेडिट साइड पे जो चीज़ भी विड्रॉ करी क्रेडिट साइड पे वो चीज़ होती है। अब जब ड्राइंग क्लोज कर रहे हैं तो ड्राइंग क्रेडिट साइड पर आ जाएगी एंड कैपिटल डेबिट साइड पर आ जाएगा, और ये ड्राइंग की जो अमाउंट थी वो यहाँ पर हमें गिवन थी, ड्राइंग अब्दुल रहमान 8,000, हमने 8,000 से ये एंट्री पास कर दी टू क्लोज ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट का रूल होता है कि अगर डेबिट की कोई चीज़ है और वो क्लोज हो रही है तो वो क्रेडिट साइड पे चल जाएगी, और क्रेडिट की कोई चीज़ क्लोज हो रही है तो वो डेबिट साइड पे चल जाएगी। तो ड्राइंग की जो नेचर है वो डेबिट है, इसलिए ड्राइंग क्लोज हो रहा है तो वो क्रेडिट साइड पर आ गया, बदले में डेबिट साइड पे कैपिटल आ जाएगा। 8,000 से जो भी ड्राइंग की अमाउंट होगी वो हम यहाँ पे अमाउंट मेंशन कर देंगे, जैसे यहाँ पे 8,000 थी हमने 8,000 मेंशन कर दी और जो नरेशन पास कर दी टू क्लोज ड्राइंग अकाउंट। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन 1 में रिक्वायरमेंट थी वही रिक्वायरमेंट थी, बस थोड़ा चेंज था। यहाँ पे जो है इनकम स्टेटमेंट, अब आपको जो एक्चुअल इनकम स्टेटमेंट है वो पता चलेगी किस तरीके से इनकम स्टेटमेंट बनेगी। बैलेंस शीट भी बना ली हमने, एडजस्टिंग एंट्रीज भी बना ली, क्लोजिंग एंट्रीज भी बना ली। बस एडजस्टिंग एंट्रीज पे फोकस करिएगा, ठीक है, कि एडजस्टिंग एंट्रीज बस थोड़ी हार्ड होती हैं, थोड़ी देख के समझ के बनानी होती हैं। ठीक है, और सिर्फ सप्लीमेंट्री डेटा एंड एडिशनल डेटा जो दिया होता है उसकी बस एडजस्टिंग एंट्री होती है। सो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है।